Good morning, students. Today we will discuss our fifth poem of 11th class, Father to Son, by Elizabeth Jennings. First of all, I want to tell you a brief introduction of the poem. This poem brings out the agony of a father who has lost all kinship with his son. The son is now grown up. He lives in his own world. He has no feelings of any relationship with his father. The father bitterly feels the pangs of this emotional separation. He wants the same kind of bond with his son as he had when the son was a little child. They lived in the same house and were so fond of each other. But now the son has moved to his own separate world. He has a separate home of his own. The father feels sad and forlorn. He wants his son back again. He is prepared to accept him, even with all his profligacy. The poem has a universal appeal. The agony of a father in this poem is the agony of all fathers. Now we start line to line explanation of the poem. First stanza, I do not understand the child, though we have lived together now. This child, जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है किसके लिए? जो फादर का जो सन है उसके लिए यूज़ हुआ है. दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, जबकि हम दोनों एक साथ रहते हैं. इन द सेम हाउस फॉर द ईयर्स. दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स. आई नो नथिंग ऑफ हिम, so try to build up a relationship from how he was when small, yet I cared. So पहले यहाँ तक एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. In this stanza means in the first stanza the father is unhappy as he does not understand his own child. Though they have lived under the same roof for years, he knows nothing about him. But still, he wants to build a relationship with him that starts from the day when he was a child. कि हालांकि यद्यपि हम जो यहाँ पे वी प्रोनाउन है वो यूज़ हुआ है किसके लिए? फादर और सन के लिए. कि यद्यपि हम सालों से एक ही घर में इकट्ठे रहते आए हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे को कभी भी नहीं समझ पाता हूँ. इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता. और सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप. बिल्ड अप मीन्स क्या होता है? बिल्ड अप फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग होता है क्या? प्रोड्यूस, बनाना. कि मैं बनाने की कोशिश करता हूँ क्या? ए रिलेशनशिप. रिलेशनशिप मीन्स क्या? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक जो रिश्ता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों के बीच में बनाने की कोशिश करता हूँ. फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन ए स्मॉल, कि जो हमें उस समय से जोड़ सके जबकि जो मेरा बेटा था वो बहुत ही एक छोटा बच्चा हुआ करता था. इट मीन्स कि यहाँ पे जो फादर है वो कहना क्या चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे एज में कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमेशा अपने माता पिता के लिए हमेशा एक बच्चा ही रहता है. लेकिन बच्चा बड़ा होने के बाद अपने माता पिता को जो है अपने माता पिता नहीं समझता है, वो उनसे अजनबियों जैसा व्यवहार करने लगता है. और यह अजनबीपन बेचारे माता पिता को बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देते हैं.
इस पोएम में भी जो एक फादर है वो कहते हैं कि वो अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे, अपने बच्चे को समझने में असमर्थ हैं, क्योंकि चाहे भले ही वो अनेक सालों से उसी घर में रह रहा है, अब वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, वह उसके लिए बिल्कुल अजनबी बन गया है, जो उसका बेटा है वो। और पिता जो है यानी कि जो फादर है वो अपने बेटे और अपने बीच में एक रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, और उसी तरह का संबंध वापस से बनाना चाहते हैं जैसा कि जब वह एक छोटा बच्चा हुआ करता था उस समय पे। अब सेकंड पैराग्राफ की हम लोग बात कर लेते हैं, सेकंड स्टैंजा की बात कर लेते हैं। तो सेकंड स्टैंजा हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से? Yet I have killed, I seed, the seed I spent or shone it where the land is his, none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. तो ये हमारा है सेकंड स्टैंजा। अब देखिएगा सेकंड स्टैंजा में सबसे पहले है सीड आई स्पेंट और शोन, सीड आई स्पेंट और शोन। तो सीड आई स्पेंट और शोन जो है इसका मतलब क्या है? द सीड शोन टू गिव बर्थ टू हिज सन। नन ऑफ माइन मीन्स he has no claim on that land. Sign means trace. In the air means in his attitude. वो एटीट्यूड नहीं होता है, एटीट्यूड होता है वो। Is built means shaped. उसके बाद है डिजाइन, प्लानिंग। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं सेकंड स्टैंजा को। सेकेंड स्टैंजा में हमारा रहेगा क्या कि बाय गिविंग बर्थ टू सच अ चाइल्ड द फादर हैज शोन द सीड ऑफ बर्थ इन द लैंड दैट डिड नॉट बिलोंग टू हिम, ऑल हिज पेन्स दैट ही टुक अप इन ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड हैव गॉन वेस्ट। दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स and there is no sign of any understanding developing between them. In features and build-up, the child has grown exactly as the father had wished him to be, but thinks what the son loves and likes cannot be shared by the father. Means क्या कि यहाँ पे जो फादर है वो अपने बेटे के साथ में एक जो रिलेशनशिप है वो बनाना चाहता है, लेकिन वह उसी तरह का संबंध चाहता है, उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग चाहता है जैसा वह उस समय था जब वह एक छोटा बच्चा हुआ करता था। लेकिन जो पिता है, जो फादर है, वह देखता है कि उस संबंध का बीज, उस रिलेशनशिप का जो बीज है जिस पर उसने अपना सब लगा दिया था, मीन्स वह अब वो बीज जो है वो मर चुका है। इसका मतलब क्या है कि उसने उस बीज को उस जमीन पर बो दिया था जो कि उसकी नहीं थी, यह उसके बेटे की थी और उसका यानी कि पिता का इस पर अब कोई अधिकार नहीं था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो फादर है उसने पाल पोस कर बड़ा करने में लगाई गई, जो बेटा है उसने पाल पोस कर बड़ा करने में लगाई गई पिता की सब पीड़ा, सब दुख और शक्ति जो है वो व्यर्थ हो गई है। संबंधों का वो बीज जिसे इतने प्यार से जो फादर है उसने पाला था, अब किसी अन्य की जमीन पर अंकुरित हो गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्या कि बेटे का जो प्यार है वो अब अपने पिता से हट गया है और किसी अन्य चीज की तरफ हो गया है। अब वे दोनों अजनबियों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं
उनके बीच में एक दूसरे के प्रति कोई समझ की भावना नहीं है। फादर यहाँ पे कहते हैं कि उसने बच्चे को अपनी ही पसंद के अनुसार बड़ा किया था, यानी कि जैसा फादर चाहते थे बिल्कुल वैसा ही उन्होंने बड़ा किया था, लेकिन अब उसे वह कोई चीज़ पसंद नहीं है जो उसके बेटे को पसंद है। मीन्स यहाँ पे जो फादर है वो कहना चाहते हैं क्या, कि जो बेटा है वो उसकी इच्छा के अनुसार बड़ा होकर फले फूले, लेकिन अब बच्चे को अपनी ही आदतें जो है उसने डेवलप कर ली, अपनी आदतें उसने लगा ली हैं, जो कि पिता को बिल्कुल भी, फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा की हम लोग बात करते हैं। Silence around us, I could not have prodigal. Returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. तो ये हमारा थर्ड स्टेंजा रहेगा यहाँ तक। अब देखिएगा थर्ड स्टेंजा में जो पोएट है वो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। तो ये वाला आपको पता ही है, सराउंड्स जो है, साइलेंस मीन्स नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, सराउंड्स ऑल अराउंड, प्रोडिगल, प्रोडिगल का मीनिंग होता है क्या, एक्स्ट्रावेगेंट। अब एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, तो एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, फिजूल खर्च जो होता है। मेक एंड मूव, मेक एंड मूव क्या होता है, बिल्ड एंड कंट्रोल, बिल्ड एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है शेपिंग। शेपिंग मीन्स गिविंग फॉर्म, गिविंग फॉर्म टू। अब देखते हैं, देयर इज नो डायलॉग मीन्स देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द फादर एंड द सन, silence surrounds them. The father wishes that his extravagant son would return home. Instead of going out and making and controlling his own world, it would be better if he returns home. He should come back to the house of his father, which he knows rather well. He knows definitely pardon him. It is possible that out of sorrow a new love may take shape between them. His father is ready to forget and forgive all the sorrows that he gave to him. तो यहाँ पे जो फादर और सन जो है उनके बीच में किसी भी तरह की कोई कन्वर्सेशन, कोई बातचीत उनके बीच में नहीं है। वे एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं बोलते हैं और उनके चारों तरफ हमेशा साइलेंस, खामोशी छाई रहती है। जब वे एक दूसरे के सामने होते हैं तो इस तरह का अजनबीपन जो है वो पिता को यानी कि फादर को जो है बहुत ही दुख पहुंचाता है। वह चाहता है, यानी कौन, फादर जो है वो चाहते हैं कि उसका सन जो है, उसका बेटा वापस आ जाए और वह उसके साथ अपना संबंध जो है वो फिर से बनाना चाहता है। वह उसे उसकी सब फिजूल खर्ची, जो एक्स्ट्रावेगेंसी, जो प्रोडिगल के रहते, उसको स्वीकार करने के लिए भी जो फादर है वो अपने बेटे को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वह चाहता है कि लड़का अपने फादर के पास वापस लौट कर आ जाए। वह नहीं चाहता कि वह जाकर अपना अलग से एक घर बना ले। यानी कि जो फादर है वो कहते हैं क्या, कि उसे उन सभी दुखों के लिए वो क्षमा कर देगा, माफ़ कर देगा, जो बेटे ने अपने फादर को जो दुख दिए हैं उसके लिए फादर उनको सभी को माफ़ करने के लिए तैयार है। उन दुखों में से एक नए प्यार का निर्माण करना चाहता है और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनके बीच की उन सब बातों को भूल जाना चाहता है पिता, जो कि उनके बीच में हमेशा जो है कड़वी बातें जो रही है उन सभी को फादर भूल जाना चाहता है और अपने बेटे के साथ वही प्यार भरा संबंध चाहता है जैसा कि उस समय था जब वह एक छोटा बच्चा हुआ करता था।
नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा की हम लोग बात कर लेते हैं। तो फोर्थ जो हमारा स्टेंजा है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, फादर एंड सन से और लास्ट तक। तो ये हमारा फोर्थ स्टेंजा है। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब। यहाँ पे ग्लोब जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, अर्थ के लिए यूज हुआ है। ग्लोब वो वाला नहीं जो कि हम जो है एसएस में अपने क्लासरूम में देखते हैं, बल्कि अर्थ के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। एंड सेम लैंड ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वेन वाई एंगर ग्रोज। ग्रोज पता ही आपको क्या, डेवलप्स। फ्रॉम ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स क्या, डीप सोरो। पुट आउट, पुट आउट मीन्स क्या, वी ईच पुट आउट, पुट आउट मीन्स क्या, एक्सटेंड, फैलाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है लॉन्गिंग, पुट आउट इन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। लॉन्गिंग मीन्स डिजायरिंग, प्रबल इच्छा जिसको हम कहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर जिसको हम कह सकते हैं। सो इन दिस स्टेंजा व्हाट द पोएट वांट्स टू से, he wants to say that father, in spite of all these differences, the father and the son must live in the same world and on the same earth. The father cannot understand when the son speaks to him, nor can he understand why his grief is turned into anger. Both of them try to come closer, them are in search of some excuses to forgive each other, but they cannot help being what they are. मीन्स क्या कि जो फादर है वो अपने बेटे से कहता है क्या कि उन दोनों को एक ही धरती पर, एक ही जमीन पर रहना है, इसलिए कोई कारण नहीं कि वे एक दूसरे से अजनबी बनकर रहें। पिता को समझ नहीं आता कि वे अपने दुख में अपने बेटे पर गुस्सा क्यों हो जाता है, उससे जो है उस पर क्रोधित क्यों हो जाता है। वह महसूस करता है कि अजनबीपन की वर्तमान स्थिति से उन दोनों में से किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वे दोनों एक दूसरे को माफ करने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार जो फादर है वो अपने सन को दोषी नहीं ठहराता, वहाँ केवल उन्हीं की जीवन शैली में अंतर है, यानी कि जो जनरेशन गैप है। मीन्स यहाँ पे फादर और जो सन हैं उनकी बहुत ही सुंदर तरीके से उनके बीच में क्या डिफरेंसेस यहाँ पे है उसके बारे में यहाँ पे इस पोएम में बताया गया है, जो कि स्पेशली हम कह सकते हैं कि जो फादर टू सन है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है किसकी, एलिजाबेथ जेनिंग्स की। और यहाँ पे जो एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं वो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हैं और साथ में वो बताती हैं कि उसके ये खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब कि एक अकेले फादर की ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये फादर की जो प्रॉब्लम है ये सभी जितने भी फादर हैं उन सभी की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे जनरेशन गैप जो है वो दोनों के बीच में आ जाता है। मीन्स जो फादर है वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, बेटा जो है वो अपने हिसाब से चलना चाहता है, तो यहाँ पे जनरेशन गैप जो है वो इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। अब हम इस पोएम की जो थीम है वो हम लोग कर लेते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, फादर टू सन। फादर टू सन is a poem describing the troubled relationship between a father and his son. In the present times, the poem emphasizes the generation gap between the father and the son and expresses the father's pain and helplessness in failing to understand his childhood. So, ये जो हमारी पोएम है ये कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। इसमें से जो राइमिंग स्कीम है यदि वो हमसे पूछी जाए तो राइमिंग स्कीम जो है वो हम इजीली बना सकते हैं पोएम की। और
जो इजी वाले जो फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है या फिर हमारा एनापोरा है, तो ये इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पे बता देती हूँ। एलिट्रेशन आप इजीली ढूंढ पाएंगे, सिमिली भी आप इजीली ढूंढ पाएंगे। जैसे ये आपको फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है, दादा, जब सेम वर्ड से स्टार्ट होती है लाइनें तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच बनता है कौन सा, एनापोरा। डब्लू डब्लू, दो सेम जब जो कॉन्सोनेंट साउंड अगर सेम होती है तो वहां पे बन जाता है क्या, एलिट्रेशन बन जाता है। ऐसे ही आप इसमें से बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच जो है वो निकाल सकते हैं खुद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइलेंस, साइलेंस, सराउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड, वुड, शेपिंग, शोरो। तो बहुत ही इजी फिगर ऑफ स्पीच इसमें है जो कि इजीली आप निकाल पाएंगे। तो आज के लिए जो आपका वर्क रहेगा वो यही कि आपको जो थीम है वो अपना फेयर नोटबुक में लिखना है एंड राइट डाउन द समरी इन योर ओन वर्ड्स।